जाइए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। जैसे कि हम समझते हैं कि मार्केटिंग क्या है, मार्केट क्या है, मार्केट कैसे काम करता है, मार्केटिंग कैसे काम करता है, मार्केट और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग समझ गए। अब हम समझते हैं कि फंक्शंस क्या क्या है मार्केटिंग के। तो पहला फंक्शन है फंक्शंस ऑफ रिसर्च, दूसरा है एक्सचेंज करना, तीसरा है फंक्शन ऑफ फिजिकल ट्रीटमेंट और चौथा है फंक्शन फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज। अब हम एक एक करके समझेंगे इसे। पहला फंक्शन है फंक्शन ऑफ रिसर्च, जिसके इसके सब कैटेगरीज हैं। एक है मार्केटिंग रिसर्च, एक है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, मार्केटिंग रिसर्च क्या है। मार्केटिंग और रिसर्च अलग अलग वर्ड्स हैं। मार्केटिंग के ऊपर सारी रिसर्च, अब कितनी सारी रिसर्च। मार्केटिंग ऐसे, जैसा कि आप देख सकते हैं, WJ स्टैंटन कहते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक सर्च फॉर एंड एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स रिलेटेड टू मार्केटिंग प्रॉब्लम। जितने भी प्रोडक्ट से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सारी चीज़ों की रिसर्च करना। हर चीज़, कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि बायर्स जो कस्टमर हैबिट्स क्या हैं, पॉपुलैरिटी क्या है प्रोडक्ट की। इसी सेम टाइप के प्रोडक्ट की, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट है और दूसरी कंपनी, कुछ कंपनीज़ हैं जो सेम प्रोडक्ट बनाती हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी कैसी है, उनके टेक्निक्स कैसे हैं, उनकी बिजनेस आइडियाज़ क्या हैं, और एडवर्टीज़मेंट का क्या इफ़ेक्ट है लोगों पे, क्या लोग एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, कौन सी जगह पे एडवर्टीज़मेंट देखते हैं। अब इंस्टाग्राम के एडवर्टीज़मेंट टीवी पे नहीं आते हैं, क्योंकि लोगों को पता है जो फ़ोन चलाते हैं वही इंस्टाग्राम चलाते होंगे। ठीक है। तो इसका मेजर एम होता है, यही होता है कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी फैक्ट्स और डेटा ले आके दे, ताकि सबसे सही तरीके से डिसीजंस लिए जा सकें। अब मार्केटिंग रिसर्च की बहुत वाइड स्कोप है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि इट कवर्स ऑल द एरियाज ऑफ बिजनेस विच हैव अ बेयरिंग ऑन मार्केटिंग फंक्शन। सारे एरियाज़, जितने भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, उन सभी के बारे में रिसर्च करना और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अवेलेबल कराना। इट्स एम्फेसिस इज शिफ्टिंग फ्रॉम फैक्ट फाइंडिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड। अब धीरे धीरे फैक्ट फाइंडिंग और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी, एज़ पर हमने क्या समझा अभी कि ये एक इन्फॉर्मेशन ढूंढने और फैक्ट ढूंढने के लिए रिसर्च की जाती है, लेकिन इसका साथ ही साथ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक डेरिवेटिव भी इसी डिराइव होता है। अगर कोई फैक्ट्स ढूंढते हो, उसके प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, कस्टमर्स की नीड्स ढूंढते हैं, कंपेयर करते हैं बाकी लोगों से, तो हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो हम उसके सोल्यूशंस भी ढूंढ सकते हैं। तो एक्शन रिकमेंडिंग फंक्शन है, ये बताता है कि क्या क्या किया जा सकता है। अब प्रोडक्ट सेकेंड इसका है क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ रिसर्च का सेकेंड हेड है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होती है, प्रोडक्ट के बारे में प्लानिंग करना, सिंपल सी चीज़ है। और डेवलपमेंट, प्रोडक्ट को डेवलप करना ताकि वो कस्टमर तक पहुंच जाए, ताकि वो सब बेस्ट सेटिस्फैक्शन दे कस्टमर को, ताकि ज़्यादा खरीदे, सो दैट बिज़नेस को ज़्यादा प्रॉफिट होगी। सिंपल सी चीज़ है। तो अब प्रोडक्ट प्लानिंग होता क्या है। प्रोडक्ट प्लानिंग का मतलब, क्या नाम होगा ब्रांड का, कब वो सेल होना शुरू होगा, कैसे सेल होगा, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, पैकेजिंग क्या होगी, कलर क्या होगा, साइज़ क्या होगा, क्वालिटी, डिज़ाइन, सारे के सारे फीचर्स जो भी एक प्रोडक्ट में आते हैं, कौन से स्टेज पे उसे लॉन्च किया जाएगा, कौन से लेवल पे उसे लॉन्च किया जाएगा, कौन सा उसका ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, ठीक है। तो हर चीज़ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंडर आती है। तो ये जो फंक्शंस ऑफ रिसर्च, इसके फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के 4 हेड्स थे। फंक्शन ऑफ रिसर्च, एक्सचेंज, फिजिकल ट्रीटमेंट, फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज। तो पहला जो फंक्शन ऑफ रिसर्च था, उसमें पहला पार्ट है मार्केटिंग रिसर्च और दूसरा पार्ट है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। मार्केटिंग रिसर्च में हम ये समझते हैं कि सारे जो फैक्ट्स हैं उसको, फैक्ट्स, डेटा, जितने भी अवेलेबल रिसोर्स हैं, सब कुछ इकट्ठा करो और ले आके रख दो मैनेजमेंट के सामने, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सामने। और प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में ये समझते हैं कि उस डेटा को एनालाइज करके प्रोडक्ट की प्राइसिंग, डिज़ाइन, कलर, यानी हर चीज़ को सोचना, डिसाइड करना और उसे अप्लाई करना।
अब मार्केटिंग क्या कहते हैं, यहाँ लिखा है कि द प्रोडक्ट्स आर द फाउंडेशन ऑफ एनी मार्केटिंग प्रोग्राम। प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए, कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि जब प्रोडक्ट अच्छे होंगे तो हमें ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है मतलब, ठीक है, क्योंकि जब कस्टमर के नीड्स फुलफिल हो जाएंगे तो बार बार प्रमोशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला पार्ट है जो हमारा पॉइंट बी, फंक्शन ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज के लिए बहुत क्या कहते हैं, मार्केटिंग जो है वो एक फंक्शन है, मार्केटिंग एक फंक्शन का भी काम करता है। एक्सचेंज, सॉरी क्या ही कह रहा हूँ मैं, एक्सचेंज का भी काम करता है मार्केटिंग। अब एक्सचेंज में दो हेड्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, बाइंग एंड असेंबलिंग और सेकंड है सेलिंग। बाइंग और असेंबलिंग में डिफरेंस क्या है? बाइंग का मतलब रॉ मटेरियल्स खरीदना और उस पर प्रोडक्ट डेवलप करना और फिर उसको बेचना, और असेंबलिंग का मतलब क्या है? ऑलरेडी फिनिश्ड गुड्स को ढूंढना, मतलब खरीदना और उससे एक नया प्रोडक्ट बना के और बेच देना। अब हम इसे एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं कि अगर हम एक फ़ोन बना रहे हैं, जैसे कि सैमसंग पहले क्या करती थी, असेंबल्ड इन इंडिया लिखा होता था, मेड इन इंडिया नहीं लिखा होता था सैमसंग के फ़ोन्स में। तो इंडिया में वो कई जगह से पार्ट्स मंगाती थी और इंडिया में असेंबल करती थी और फिर बेच देती थी। तो वो हो गया असेंबलिंग, बाहर से पार्ट मंगाना, फिनिश्ड गुड्स जैसे कि बैटरी कहीं से, डिस्प्ले कहीं से, कीपैड कहीं से, चार्जर कहीं से, हेडफोन्स फिनलैंड से आ रहे थे, ठीक है, ये चीज़ें मंगाना और एक जगह असेंबल करना और बेच देना एक डब्बे में रख के। और बाइंग और क्या कहते हैं, प्रोड्यूसिंग का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्शन करना, यानी कि रॉ मटेरियल्स खरीदना, यानी कि वो बैटरी कैसे बनी, वो बेसिक मतलब टायर 1 के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे बने, फाइनल प्रोडक्ट उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके बनाया गया। तो टायर 1 के प्रोडक्ट्स जब बने तो वो प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज में कैसे मार्केटिंग हेल्प करती है, कि बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड असेंबलिंग में कैसे हेल्प करती है। बाइंग, जब जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है, कोई प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो उसका परचेजिंग डिपार्टमेंट होगा कि वहाँ वो रॉ मटेरियल खरीदेगा। तो परचेजिंग डिपार्टमेंट कैसे पता करेगा कि कौन सा रॉ मटेरियल खरीदना है, या फिर कौन सा ऐसा गुड्स, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट खरीदे जिसको यूज़ करके असेंबल करके नया प्रोडक्ट बना दिया जाए। नीड क्या है कस्टमर की। तो मार्केटिंग यहाँ पे प्रोडक्शन में हेल्प करता है कि प्रोडक्शन और परचेजिंग डिपार्टमेंट को बताता है कि कस्टमर्स को चाहिए क्या, तो आप कौन से रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे तो इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ एक्सचेंज, कोऑर्डिनेशन बिटवीन परचेजिंग ऑफिशियल एंड द मार्केटिंग ऑफिशियल विल हेल्प इन परचेजिंग राइट टाइप ऑफ मटेरियल और गुड्स एट राइट टाइम इन राइट क्वांटिटीज़। सही समय पे सही मात्रा में सही सामान खरीदना मार्केटिंग ऑफिशियल्स और परचेजिंग ऑफिशियल्स के कोऑर्डिनेशन से हो पाता है। अब प्रोक्योरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अभी हाईली डिमांडेड है। आमतौर पे छोटी-छोटी फर्म्स होती हैं जो छोटी-छोटी चीज़ें बनाती हैं, और बड़ी क्या कहते हैं, कुछ बड़ी-बड़ी फर्म्स हैं जो उन छोटी-छोटी चीज़ों को खरीद के अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स बना देती है, ठीक। अब यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट है सेलिंग। सेलिंग क्या होता है? जब प्रोडक्ट बन गया उसको कस्टमर तक पहुँचाना, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन नहीं गिन रहे हैं हम, सिर्फ एक्सचेंज कर रहे हैं। जो फाइनल प्रोडक्ट है कंपनी की वो एक कस्टमर के पास चले जाना, एक इन एक्सचेंज ऑफ सम मनी और मॉनेटरी वैल्यू, वो होता है सेलिंग। अब सेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मार्केटिंग का, क्यों? क्योंकि सेलिंग होगी तभी तो ही सेल्स बढ़ेगा, तभी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो सेलिंग के भी अब कह सकते हैं दो हेड्स होते हैं। सेल दो तरीके से होती है, एक होती है नेगोशिएटेड, एक होती है ऑक्शन सेल। नेगोशिएटेड का मतलब क्या हुआ? बायर सेलर्स मिले, एक दूसरे से बातचीत की, गुड्स के बारे में सेलर ने बताया, बायर ने कहा कि हम इतने में ख़रीद सकते हैं, फिर सेलर ने कुछ जांच पड़ताल की, उसको थोड़ा सा यूज़ करके देखा, फिर उसको मार्केट में पता किया कैसा है ये, और फिर ख़रीद लिया, थोड़ा सा पैसा उस टाइम पे डिसाइड करके। तो ये होता है नेगोशिएटेड सेल, नेगोशिएशन करके, बार्गेन करके, ठीक है। और एक होता है ऑक्शन सेल। ऑक्शन यानी सेलर एक जगह बैठा है, कई बायर्स इकट्ठा हुए और बोली लगा रहे हैं कि हम इतने में ख़रीद लेंगे, हम इतने में, 1 लाख देखा ना मूवी में, 2 लाख, तो वैसे होता है। तो ऑक्शन उसे कहते हैं। जब क्या कहते हैं, अब सब्ज़ी मंडियों में देखते होंगे किसान आते हैं और जो ख़रीदने वाले होते हैं वो तो मिले जुले रहते हैं, वो ऐसे बोली लगाते हैं और मैक्सिमम एक सोच के रखते हैं कि इसके ऊपर नहीं जाना है, तो जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको वो सामान मिल जाता है। जस्ट लाइक कोई घर का सेल हो रहा है तो ऑक्शन हो रहा है, तो बैंक ऑक्शन करवाती है अगर,
तो लोग आते हैं खरीदने और बोली लगाते हैं कि इतना, तो बैंक कहती है कि बेस प्राइस ये है। जैसे हाल ही में एयर इंडिया बिकी है, मतलब बिकी नहीं है, मतलब हाँ बिकी है कह सकते हैं, टाटा ग्रुप ने खरीद ली है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने, जहाँ तक मुझे पता है, 12,000 करोड़ की कुछ रखा था बेस प्राइस, और 18,000 करोड़ में टाटा ग्रुप ने खरीद लिया। एक और कोई कंपनी थी जो 15,000 करोड़ की 16,000 करोड़ रुपए का बिड की थी, और टाटा ग्रुप 18,000 करोड़ रुपए का बिड की थी। तो ज़्यादा पैसे मिले सेलर को, यानी गवर्नमेंट को। तो जो बेस्ट क्या कहते हैं बिडर है, जो हाईएस्ट बिडर है उसे वो मिल गया। तो ये होता है ऑक्शन सेल। अब फंक्शंस ऑफ फिजिकल ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे बाइंग, असेंबलिंग और सेलिंग में समझिए। बाइंग असेंबलिंग का मतलब प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट का मतलब सामान कहीं से ले आके बेच देना, ठीक है। असेंबल करना और बेच देना, या फिर जस के तस बेच देना, उसको प्रोक्योरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट्स होती हैं, जैसे कि स्टैंडर्डाइज। अब देखिए इसके 4 हेड्स है, ठीक है। इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग एंड ब्रांडिंग। किसी भी प्रोडक्ट की कोई एक बेंचमार्क सेटअप करना, वो होता है स्टैंडर्ड सेट करना, ठीक है। ग्रेड सेट करना, यानी वही सेम चीज़ है। ब्रांड सेटअप करना, ग्रेड सेटअप करना, स्टैंडर्डाइज करना, किसी भी प्रोडक्ट की कुछ बेंचमार्क सेटअप करना। कुछ इंडिया में ISO सर्टिफिकेशंस, ISI मार्क्स चलते हैं, वो क्वालिटी के बेंचमार्क्स हैं। आपने बर्तन, प्रेशर कुकर पे देखा होगा, ISI का मार्क होता है, ठीक है। आयरन पे होता है, बहुत सारी चीज़ों पे होता है ISI का मार्क। वो दिखाता है कि बेंचमार्क जो है, वो बेस जो उसका क्वालिटी का बेस है, वो उसे क्रॉस करती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट को एक स्टैंडर्ड का बनाना, ये होता है फंक्शन ऑफ फिजिकल ट्रीटमेंट। मार्केटिंग क्या करती है? एक रोल प्ले करती है किस चीज़ में? फिजिकल ट्रीटमेंट देने में। किस चीज़ को? प्रोडक्ट को। तो क्या करती है उसमें? वो स्टैंडर्डाइज करती है, एक बेंचमार्क सेटअप करती है, जो कि वो क्या करता है? वैल्यू क्रिएट करता है कि हाँ, जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा उतना ज़्यादा अच्छा वो बिकेगा, उतना ज़्यादा ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है उससे, ठीक है। सेकंड है फिजिकल ट्रीटमेंट में पैकेजिंग। पैकेजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पैकेज एक्चुअली प्राइमरीली बेसिकली तो किया जाता है उसे ट्रांजिट में प्रोटेक्शन देने के लिए, लेकिन सिर्फ वही काम नहीं है उसका। अब पैकेजिंग किया जाता है बहुत दूर से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छी पैकेजिंग की जाती है ताकि लोग इसे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट समझ के ख़रीदें। और जैसे कि आपने एग्जांपल देखा होगा कि कैडबरी सेलिब्रेशंस, उसकी कितनी अच्छी पैकेजिंग होती है और कितना अच्छा उसे एडवर्टाइज़ करते हैं। एडवर्टीज़मेंट उसकी आपने देखी होगी, अक्सर हर राखी पे आती है, हर मतलब दिवाली, होली, सब में वो जोड़ रखे हैं, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा कितनी अच्छी पैकेजिंग होती है। 100 रुपये की कैडबरी और उसमें 80 रुपये की चॉकलेट होती है। अगर अलग अलग ख़रीदो तो 80 रुपये की मिलेगी। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने खुद के लिए तो कभी ख़रीदी नहीं है, अमीर लोग खरीदते होंगे, मुझे क्या पता। तो मैं तो टीवी में ही देखा है बस, है। तो ठीक है। अब पैकेजिंग का एक पार्ट होता है लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट है उस पर कुछ लेबल लगाना, ताकि वो आइडेंटिफाई हो सके दूर से ही, या उसके बारे में दूर से ही, यानी उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स पता लग सके। तो पहले क्या होता था कि जैसे आपने देखा होगा ब्रांड्स में, जैसे लिवाइस या पूमा, वो सब लेबल्स लगे होते हैं 3-4। एक प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है दिखाता है, एक प्रोडक्ट की ओरिजिन दिखाता है, एक प्रोडक्ट का नाम दिखाता है, ठीक है। तो वो लेबल्स भी बहुत हेल्प करते हैं, लोगों को लगता है कि हाँ ये ओरिजिनल है। पूमा में एक मेरा फ्रेंड है, उसको आया है तो उसे 4 टैग्स लगे थे, तो उसे मतलब खुशी हो गया था पूरा। एक्चुअली सही बात है, वो ओरिजिनलिटी की फील देते हैं, लोगों को लगता है कि हाँ वैल्यू मिल रहा है पैसा देने पे। और पैकेजिंग इस तरह से सेल्स को भी बढ़ाता है। जब लोगों को लगा कि नहीं ये भाई ये है प्रीमियम, तो वो ज़्यादा खरीदेंगे। सिंपल चीज़। तो एक यहाँ पे एक वर्ड है, साइलेंट सेल्समैन ऑफ द मैन्युफैक्चरर। पैकेजिंग एक साइलेंट सेल्समैन, यानी एक सेल्समैन तो है लेकिन वो चुप, साइलेंट सेल्समैन ऑफ द मैन्युफैक्चरर के जैसा काम करता है, ठीक। तो अब हाँ, और पैकेजिंग और लेबलिंग की इम्पोर्टेंस कहाँ पे देख सकते हैं आप? अपने वेंडिंग मशीन्स देखी होंगी, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा नहीं चलती हैं लेकिन बाहर देशों में है। तो वहाँ पे कोका कोला, पेप्सी, एक ही वेंडिंग मशीन में सारे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो ब्रांड नेम है, लेबल है, जो उसका डिज़ाइन है, लोगो है, वो अलग अलग बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके लगाया जाता है ताकि लोग उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट करें, ठीक है।
वेंडिंग मशीन तो एक एग्जांपल है, बहुत ज़्यादा जगह आप देख सकते हैं ये चीज़ें। अब नेक्स्ट क्या है, हाँ एक सीलिंग भी है, क्या कहते हैं, पैकेजिंग के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जैसे लेबलिंग है वैसे एक सीलिंग भी है। सीलिंग क्या इंश्योर करती है ताकि प्रोडक्ट डाइल्यूटेड फॉर्म में ना पहुँचे, प्रोडक्ट डुप्लीकेट ना पहुँचे, ठीक है। सील कस्टमर ही खोले। अब नेक्स्ट इसका पार्ट है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। स्टोरेज का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को स्टोर करना। वेयर हाउस और स्टोरेज में अंतर क्या, कुछ अंतर नहीं है। स्टोरेज का मतलब जब मतलब एक ही चीज़ है। वेयर हाउस ऐसे टर्म यूज़ होता है आमतौर पे जब मार्केट में आने से जस्ट पहले वो स्टोर कर लिए जाते हैं, तो जहाँ स्टोर होते हैं उसे कहते हैं वेयर हाउस, ठीक है। तो ये क्या क्रिएट करता है, ये क्रिएट करता है टाइम यूटिलिटी। कैसे क्रिएट करता है, अगर मैन्युफैक्चरर को पता है कि हाँ अभी दिवाली आने वाली है तो लाइट्स बिकेंगी, तो अब लाइट्स वो पहले से ही ख़रीद के रख देगा, यानी प्रोड्यूस करके रख देगा, या जो कह सकते हैं छोटे एजेंट्स हैं वो ख़रीद के ले आके रख लेंगे पहले से ही, और वेयर हाउस में रख लेंगे, और फिर जब दिवाली आएगी उसके कुछ दिन पहले निकालेंगे और बेचना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, दिवाली के दिन उन्हें नहीं ख़रीदने जाना था ना, वो पहले से ही ख़रीद सकते हैं सस्ते दामों पे, जब वो सस्ता हो गया है। कह सकते हैं आपने कभी देखा, कभी नोटिस किया होगा कि जब जो लाइट्स बिकती हैं वो बच जाती हैं तो फेंक तो देते नहीं होंगे ना, उसे रख दिया जाता है। वो जो सेलर है वो वापस ले लेता है बड़ी आसानी से, तो वो वापस ले लेता है छोटे छोटे दुकानदारों से। अब वापस लेके वो वेयर हाउस में रख दिया, अब अगले साल जो फिर से वही वाली निकाल के बेच देगा, तो उसके लिए क्या है, बना के तो रख चुका था, खर्चा तो पहले ही हो चुका था, तो बिकती नहीं, अब अगले साल बिक जाएंगी, ठीक है। तो इससे टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है। अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जो सब्जियां हैं जैसे आलू हो गया, आलू को जहाँ तक मुझे मतलब एग्जैक्टली पता नहीं कि आलू को स्टोर किया जाता है या नहीं किया जाता, लेकिन आलू को स्टोर किया जाता है जहाँ तक मुझे पता है। तो आलू को स्टोर कर लिया जाता है। अब जब आलू महंगी हो जाती है, मतलब अच्छा जब आलू की डिमांड, देखिए डिमांड तो कांस्टेंट है सब्जियों की क्योंकि लोग तो खाना खाएंगे ही, लेकिन जो कुछ सीजन्स होते हैं जब जिसमें कुछ सब्जियां नहीं उगती हैं, या बाढ़ आ गया, या फिर सूखा पड़ गया, या फिर कुछ और चीज़ें आ गई, जैसे कि लॉकडाउन लग गया, तो किसान बाहर सामान खरीदने जाएगा ही नहीं, तो फिर वो प्रोड्यूस कैसे करेगा। तो उस टाइम पे ये जो डिमांड तो बनी हुई है और सप्लाई ख़त्म, मतलब कम हो गई है, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएंगी। तो जब प्राइस बढ़ेंगी तो ये सेलर्स क्या करते हैं, ये एजेंट्स क्या करते हैं, वेयर हाउस से सामान निकालते थोड़ा थोड़ा बेचते हैं हाई प्राइसेस पे। तो लो प्राइस पे खरीद लिया, हाई प्राइस पे बेच दिया, इससे इनको हो गया प्रॉफिट। तो वेयर हाउसिंग भी क्या किया, एक यूटिलिटी क्रिएट किया, एक मीन्स ऑफ प्रॉफिट क्रिएट किया, ठीक है। तो मार्केटिंग भी यही करता है। प्रोडक्ट्स को पता हो, जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पता हो कि पहले कौन से प्रोडक्ट्स डिमांड में आने वाले हैं, तो ऑब्वियसली उसका एक पैटर्न होगा। जब प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती होगी, गर्मियों में कूलर्स की डिमांड और ठंडी में हीटर्स की डिमांड बढ़ जाती है, तो अब गर्मी में कूलर की डिमांड बढ़े तो गर्मी में तो कूलर बनाएंगे नहीं, पहले से बना के रखते हैं। इनफैक्ट वो जनवरी तक सप्लाई भी हो जाती है छोटे छोटे दुकानदारों तक, यानी कि पूरी ठंडी वो कूलर बना रहे थे, ठीक है। तो ये वेयर हाउस एक बहुत अच्छा फैसिलिटी देता है। ट्रांसपोर्टेशन क्या, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही क्रूशियल एक पॉइंट है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है मार्केटिंग में। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, एक सेलर से कस्टमर तक या रिटेलर तक उस सामान को पहुंचाना। अब ट्रांसपोर्ट जब अच्छा होगा तो सामान जल्दी पहुंचेगा, तो जो टाइम वेस्ट होता वो बचेगा। जो प्लेस, अगर मान लो यहाँ पे इलाहाबाद में कोई प्रोड्यूस कर रहा है कुछ, वो बाहर कैसे बेचेगा अगर ट्रांसपोर्ट ही ना हो तो ट्रांसपोर्ट होने से बाहर भी बेच सकता है। तो एक प्लेस का भी हिंड्रेंस, जो कह सकते हैं जोग्राफिकल हिंड्रेंस ख़त्म हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन से। और टाइम यूटिलिटी भी एक क्रिएट करता है ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा अच्छा, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक और सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, कई तरीके से हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन। तो अब एक और चीज़ है, प्राइस मैकेनिज़्म में भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन। कैसे प्ले करता है, अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो तो सामान जल्दी आ जाएगा, तो अगर सामान टाइमली अवेलेबल रहेगा तो प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी। लेकिन अगर जस्ट लाइक अभी कोल की डिमांड देखिए आप, कोल की डिमांड बनी हुई है लेकिन सप्लाई अचानक से कम हो गई, सप्लाई आ रही है, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है कोल, लेकिन धीरे धीरे कर रहा है। अब भाई ऑस्ट्रेलिया से आने में टाइम लगेगा, इंडिया में माइंस भर चुकी हैं, तो उससे क्या होता है, एक जो टाइम गैप क्रिएट हो रहा है, उससे क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। अगर
सबको पता चल जाए कि हाँ एक ही दिन में कोयला आ जाएगा यहाँ पे, तो प्राइस नहीं बढ़ेगी, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन है फंक्शन ऑफ फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज। जैसा कि इसका नाम है, आप देख सकते हैं फंक्शन को फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज, एक्सचेंज को फैसिलिटेट करना यानी हेल्प करना, उसके फंक्शन को भी परफॉर्म करता है मार्केटिंग। अब एक्सचेंज को कैसे फैसिलिटेट करता है, एक्सचेंज को ये 5 तरीके से फैसिलिटेट करता है। पहला है सेल्समैनशिप, दूसरा है एडवर्टाइजिंग, तीसरा है प्राइसिंग, चौथा है फाइनेंसिंग और पांचवा है इंश्योरेंस। जो सेल्समैनशिप है, सेल्समैनशिप का मतलब क्या होता है, सेल्स यानी सामान, सेल्समैन यानी सामान बेचने वाला, और सेल्समैनशिप यानी सामान बेचने के जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप यानी जब कोई भी प्रोडक्ट है उसका कोई सेलर है, वो मतलब इन पर्सन अगर सामान बेचता है, यानी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है कस्टमर से, सामने सामने बैठ कर सामान बेचने की कोशिश कर रहा है, तो उसे कहते हैं सेल्समैनशिप। अब जो सेल्समैनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत चेंज हो गया है पहले से। पहले क्या होता था, पहले कैवेट एम्प्टर का जो कॉन्सेप्ट था वो चलता था, यानी प्रोडक्ट बना दो और कस्टमर ढूंढ के ख़रीद लेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो सेल्समैन है वो बहुत अपना बेस्ट, अपना जो हार्ड एकदम पूरी तरीके से मेहनत करते हैं, ज़ोर लगाते हैं ताकि जो कस्टमर है वो उनका सामान ख़रीद ले। अब इसके आपने एग्जांपल्स देख सकते हैं, जो बाइक बेचने वाले होते हैं वो बाइक बेचने के लिए बहुत आपको अच्छी चीज़ें बताते हैं, बहुत फ़ोन बेचने वाले होते हैं, या फिर कह सकते हैं आप अच्छा एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब सेल्समैनशिप जो पर्सनल सेल्स वाले होते हैं, जैसे कि एमवे का प्रोडक्ट्स आप ले लीजिए, तो वो इस तरीके से उसको डिनोट करते हैं। वो अलग है बात है कि वो अच्छा है या नहीं है, वो कीप इट असाइड, लेकिन वो मेहनत पूरी करते हैं कि उसे अच्छा बताएं और आप उसे ख़रीद लें, ठीक है। तो ये होता है सेल्समैनशिप, और सेल्समैनशिप जो है वो बहुत ही क्रूशियल रोल निभाता है किस चीज़ में, एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने में। एक्सचेंज यानी प्रोडक्ट को कस्टमर के पास चले जाना और कस्टमर उसके बदले पैसा दे देगा। अब फैसिलिटेट करता है, अब कोई पैसा क्यों दे देगा, तो सेल्समैन उसे मोटिवेट करता है। एडवर्टीज़मेंट क्या होता है, एडवर्टीज़मेंट से जो लोग जब एडवर्टीज़मेंट देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ उन्हें इन्फॉर्मेशन, देखिए एडवर्टीज़मेंट का मोटिव क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन दे कस्टमर्स को कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट किस चीज़ के बारे में है, प्रोडक्ट किस तरह से बेनिफिशियल है, प्रोडक्ट किस तरह से उन्हें सेटिस्फैक्शन देगा, ठीक है। अब एडवर्टीज़मेंट का बेसिक रोल तो यही है, हालांकि अब तो बहुत फॉल्स एडवर्टीज़मेंट्स आते हैं, कॉम्प्लान पढ़ो पियो और हाइट बढ़ा दो, ऐसा कैसे भाई, कुछ भी हो सकता है। क्लिनिकली प्रूवन भी कहते हैं अपने आप, हॉर्लिक्स भी कहता है कि बेस्ट है, उसमें चीनी बहुत ज़्यादा, हालांकि बूस्ट में सबसे ज़्यादा चीनी होती है जहाँ तक मुझे पता है, बूस्ट और बॉर्नवीटा में, लेकिन हॉर्लिक्स में काफ़ी कम चीनी होती है, कंपैरेटिवली बेटर है मेरे ख्याल से, पर्सनल ओपिनियन, हालांकि मैं पीता नहीं और ना ही मैं उसे प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो एडवर्टीज़मेंट है वो कस्टमर और सेलर के बीच में एक नॉन पर्सनल लिंक क्रिएट करता है। जो पर्सनल लिंक था वो सेल्समैन ने भर दिया, मैंने बनाया, और जो एडवर्टीज़मेंट है वो एक नॉन पर्सनल लिंक यानी इनडायरेक्ट लिंक क्रिएट करता है, ताकि लोगों को पता चलता है कि हाँ ऐसा भी कोई प्रोडक्ट है मार्केट में, और जहाँ वो जाके उस प्रोडक्ट को ख़रीद सकता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, जब इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इतना डायनामिक चेंज, मतलब डायनामिक का मतलब ये होता है चेंज, डायनामिक इन्वायरमेंट है, और उसमें आपको अगर बिज़नेस को चलाना है तो आपको अपना प्रोडक्ट बेस्ट रखना होगा। लोगों को आपका प्रोडक्ट बेस्ट हो ना हो, लोगों को ये लगना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट है बेस्ट, ठीक है। तो ये एडवर्टीज़मेंट करता है। लोग, अगर आप बार बार हर रोज़ एक ही चीज़ के बारे में सुनोगे, नहीं HP की क्या कहते हैं, HP की पेन ड्राइव्स अच्छी हैं, HP के लैपटॉप्स अच्छे हैं, HP, धीरे धीरे आप ऐसे मानने लगोगे हाँ HP ही अच्छी है। ऐसा हर रोज़ एक एडवर्टीज़मेंट देखो, एक फ़ोन में देख लिया, एक न्यूज़पेपर में देख लिया, एक TV में देख लिया, एक सिनेमा हॉल में देख लिया, कहीं होर्डिंग देख लिया, ठीक है। तो हर जगह अब ये देखो, सिनेमा हॉल, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, रेडियो, टेलीविज़न, होर्डिंग्स, विंडो डिस्प्लेज़, ये सब क्या है, ये वो जगह हैं जहाँ पे बिज़नेस फर्म्स अपने एडवर्टीज़मेंट्स चलाती हैं, शो करती हैं, पैसा देती हैं उन लोगों को ताकि ये वहाँ पे एडवर्टीज़मेंट चलाएँ।
ठीक, तो एडवर्टीज़मेंट में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब प्राइसिंग क्या होती है? प्राइसिंग होती है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फॉर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो कोई भी बायर देखता है कि प्राइस है क्या उसकी, ठीक है। अब प्राइस फिक्स कैसे होती है? जहाँ पे जो सेलर है वो प्राइस कितने में बेचना चाहता है, उसके ऊपर कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है। कुछ पॉलिसीज़ होती है जिससे आप इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते हैं। अगर मेडिकल फर्म्स को ये अलाउ कर दिया जाए कि आप जितना महंगा उतना बेच सकते हैं, तो आप कभी जाके देखिए कि एक ही कंपोजिशन की कई दवाइयाँ हैं जो कि आपको मिलेंगी अलग अलग रेट्स पे, ठीक है। तो उसी में हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इन्फ्लुएंस होता है कॉस्ट से। कॉस्ट कितनी है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट बनाने की ही कॉस्ट 100 रुपये है, तो जो सेलर है वो 100 रुपये में नहीं बेचेगा ना, उस पर कुछ सर्विस चार्ज, उसमें कुछ सेल्समैन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, सारी खर्चे जोड़ेगा, तब उस प्रोडक्ट की जो फाइनल प्राइस होगी उस पर कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा, उसके बाद वो फाइनल प्राइस बनेगी, ठीक है। तो प्राइस जो होती है वो बहुत चीज़ों से अफेक्ट होती है। पॉलिसीज़ क्या है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे प्राइस को अफेक्ट करेंगे, कितना टैक्स लगेगा उस चीज़ पे। जैसे कि अगर कोई सिगरेट कंपनी है उस पर बहुत हैवी टैक्स लगता है, अगर कोई एडिबल ऑयल कंपनी है उस पर ज़ीरो टैक्स लगता है। जैसे कि अगर कोई कार कंपनी है, कार की लेंथ के हिसाब से टैक्स लगता है। अगर कोई कार 4 मीटर से कम है तो उस पर 12 या 14% आई गेस टैक्स लगता है, और 4 मीटर से 1 इंच भी ज़्यादा हो जाती है तो उस पर 24% टैक्स लगता है। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन है ऐसा। तो कहने का मतलब है कि प्राइसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकती है कई चीज़ों की वजह से, जैसे कि है गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे कि है कॉस्ट, सर्विसेज, प्रॉफिट मार्जिन कितना रखता है कोई कंपनी। अब देखें तो जो 80,000 का आईफोन है, जो इट इज़ 86,000 का, आई गेस, मुझे पता नहीं, तो उसकी कॉस्ट जो है वो 40,000 रुपये है। मतलब ये भी मेरा कहना नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा हुआ था, याद नहीं आ रहा है। तो अब उसमें एप्पल क्या करता है, स्टोरेज कॉस्ट जोड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन ऐड करता है, फिर जो बड़े बड़े शोरूम्स, लाइटिंग्स, वहाँ के खर्चे, वो सब ऐड करता है, तो 50-60 हज़ार का हो जाता है, तो 85 में बेचता है। अब उसे भी तो कुछ प्रॉफिट चाहिए इतनी मेहनत का, ठीक है। तो अब एक अच्छी क्या कहते हैं, प्राइसिंग पॉलिसी क्या होती है? एक अच्छी प्राइसिंग पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है किसी चीज़ में, सेलिंग में। अगर बहुत अच्छी प्राइसिंग होगी, एक वैल्यूएबल वर्थ प्राइसिंग होगी, तो जो प्रोडक्ट्स होंगे बहुत आराम से बिक जाएंगे। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट होगा तो नहीं बिकेगा, ठीक है। सस्ता होगा तो भी कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ ये इतना सस्ता है, हो सकता है ख़राब हो। तो फर्म है उसको ज़रूरत से ज़्यादा सस्ती भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, करनी होती है या करनी चाहिए पता नहीं, दोनों ही कह सकते हैं। अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट पार्ट है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग क्या होती है? फाइनेंसिंग यानी किसी भी चीज़ के लिए फाइनेंस करना, लोन देना या क्रेडिट लेना या क्रेडिट देना कह सकते हैं। तो मार्केटिंग जो है और फाइनेंसिंग, वो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे की हेल्प करती है, वो एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से लिंक्ड है, ठीक है। अब कैसे हेल्प करती है? जो मार्केटिंग है वो कहती है कि आप अगर क्रेडिट पे बेचते हो, मतलब बिज़नेस को, कि अगर आप उधार लोगों को सामान देते हो तो वो ज़्यादा बिकेगा। लोग सोचेंगे हाँ अभी पैसा नहीं देना है ना, थोड़े थोड़े करके बाद में देंगे, ईएमआई करके डाउन पेमेंट पे गाड़ियाँ बिकती हैं, तो 10,000 दे दो, बाकी थोड़े थोड़े पैसे करके चुका दो। तो ये फाइनेंस हुआ। ये अभी कंपनी क्या, कि कंपनी रिस्क पे दे रही है प्रोडक्ट को, थोड़े से पैसे ले रही है, बाकी सब लोन दे रही है आपको। तो फाइनेंसिंग क्या करता है? सेल्स को इंक्रीज़ करता है। अब एक और पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैन्युफैक्चरर है वो छोटे छोटे रिटेलर्स को, मान लो कोई जैसे 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 पार्ले जी है, तो पार्ले जी की जो कंपनी है, जैसे अमूल की जो कंपनी है, वो छोटे छोटे अमूल के दूध बेचने वाले जो रिटेलर्स हैं उनको कैश पेमेंट नहीं देना होता, क्योंकि अगर वो इतना ही पैसा उनके पास हो कि वो कैश पेमेंट करके और 5,000 का दूध रोज़ ख़रीद लें, तो फिर वो दूध नहीं बेच रहे होते ना। तो उन्हें चाहिए होता है उधार। तो हर 2-4 दिन के लिए वो, या हर रोज़ के लिए, एग्जैक्टली पता नहीं है मुझे, अज्यूम करते हैं कि हर रोज़ के लिए उधार देती है। तो कंपनी क्या करती है, वो अमूल के पैकेट्स ले आके और रिटेलर को दे देती है बिना पैसे लिए। और जब बिक जाता है तो जो, जैसे कि 5,000 के अगर वो प्रोडक्ट है तो कंपनी 4,000 में रिटेलर को दे दी, तो 4,000 रुपये जो बेचने के बाद रिटेलर वो कंपनी को दे देता है। तो इससे क्या हुआ, रिटेलर को भी कुछ फ़ायदा हो गया और कंपनी को भी आसानी से उसका प्रोडक्ट बिक गया। तो फाइनेंसिंग बहुत हेल्प करती है। फाइनेंसिंग को कह सकते हैं कि एक लुब्रिकेंट की तरह काम करती है मार्केटिंग की जो मशीन होती है उसमें, ठीक।
अब इंश्योरेंस क्या होता है? जितना ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ मतलब होगा गुड्स और सर्विसेज का, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस में रखना, स्टोरेज, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, बेचना, ख़रीदना, उसमें उसमें उतने ही ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर कोई वेयर हाउस में रखा तो वहाँ चोरी हो सकती है, आग लग सकती है। अगर ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन में है कोई प्रोडक्ट, तो उसमें एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और चोरी हो सकती है। अब क्या कहते हैं, ट्रांजिट गुड्स में कैसे चोरी हो सकती है? आप फास्ट एंड फ्यूरियस देख सकते हैं, उसमें रोड पे से ही मतलब पेट्रोल गायब कर दिया सब, कमाल। ठीक है, तो अब और कई सारे तरीके हैं जिससे लॉस हो सकता है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, जैसे कि फ्लड आ गया, मतलब कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो गया, या आग लग गई, चोरी हो गई, धरती फट गई, आसमान निकल गया, समझ ना। तो इससे इससे क्या होता है, इंश्योरेंस कराते हैं लोग। इंश्योरेंस क्या करता है, रिस्क कवर करता है। ठीक है, अब इंश्योरेंस भी एक क्या बन गया, क्या कहते हैं, एक्सचेंज। देखो, हम पढ़ क्या रहे थे, मार्केटिंग, मार्केटिंग के फंक्शंस पढ़ रहे थे। अब मार्केटिंग एक्सचेंज में फैसिलिटेट करता है, ये पढ़ रहे थे। अब एक्सचेंज में फैसिलिटेट करता कैसे है, इंश्योरेंस करवा के। मार्केटिंग क्या करता है कि इंश्योरेंस करवा लेता है पूरे बिजनेस फर्म का, प्रोडक्ट्स का, ट्रांजिट का, हर चीज़ का। जो भी बेस्ट चीज़ें हैं, मतलब अपना बेस्ट देता है कि हर चीज़ का वो इंश्योरेंस कराने का ट्राई करता है, इंश्योरेंस कराता है और रिस्क को कवर करता है। और इंश्योरेंस के बदले क्या देना होता है, एक छोटा सा पेमेंट देना होता है। अगर हो गया, मतलब दुर्घटना घट गई तो पैसे पूरे मिल जाएंगे, अगर नहीं घटी तो पैसा चला जाएगा। तो क्या कहते हैं, बिजनेस फर्म्स को लगता है कि नहीं, पैसा थोड़ा सा है अभी के लिए, रिस्क लेने लायक नहीं है, पैसा दे दो और रिस्क कवर करवा लो। तो इंश्योरेंस करवा लेते हैं लोग। अरे लोग लाइफ इंश्योरेंस भी करवाते हैं, टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी करवाते हैं। ठीक है, तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस में पूछना, पैसा गया तो गया, मरोगे तो भी मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, और मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके, फंक्शंस क्या हैं उसके। तो अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी कोचिंग, कोई भी किसी चीज़ के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं बस एक स्टूडेंट हूँ जो खुद की पढ़ाई करता हूँ, सोचता हूँ दूसरों को भी पढ़ा दूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय।